दोस्तों, याद करिए वो टाइम जब आपके घर के पास आपके पड़ोस में एक सुपरमार्केट खुला था। ना बिग बाजार जितनी भीड़, ना किराने वाले भैया की तरह लिमिटेड सामान, एसी की हवा, ट्रॉली में सामान डालना और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस। उस दुकान का नाम था इजी डे। हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ और आम आदमी का नया शॉपिंग डेस्टिनेशन। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की? पिछले कुछ सालों में आपके आसपास के सारे इजी डे स्टोर्स अचानक से गायब हो गए। रातों रात उनके शटर्स गिरे और जब वापस उठे तो उन पर बोर्ड किसी और कंपनी का लगा था। यह सिर्फ एक कंपनी के बंद होने की कहानी नहीं है, ये कहानी है अमेरिका के सबसे बड़े रिटेल जायंट वॉलमार्ट, इंडिया के टेलीकॉम किंग सुनील भारती मित्तल और इंडिया के रिटेल किंग किशोर बेयानी की। ये कहानी है एक ऐसी कॉरपोरेट वार की, रिलायंस वर्सेस अमेजन, जिसमें आम आदमी की पसंदीदा दुकान पिस कर रह गई। आज एंड जीएसआर एंटरप्राइजेस के इस मेगा एपिसोड में हम इजी डे की कुंडली खोलेंगे, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। कैसे साल 2008 में शुरू हुई ये कंपनी 3 अलग अलग मालिकों के हाथ बिकी और आखिर में 30,000 करोड़ के कर्ज के जाल में फंसकर हमेशा के लिए बंद हो गई। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये रिटेल मार्केट की सबसे बड़ी रोलर कोस्टर राइड है। कहानी शुरू होती है साल 2007 में। वॉलमार्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, वो इंडिया के ह्यूज मार्केट में घुसना चाहता था। पर प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। एक विदेशी कंपनी डायरेक्टली आकर लोगों को आम सामान नहीं बेच सकती थी, जिसे मल्टी ब्रांड रिटेल कहते हैं। इसलिए वॉलमार्ट ने हाथ मिलाया इंडिया के टेलीकॉम किंग सुनील भारती मित्तल यानी कि भारती इंटरप्राइजेस के साथ। इन दोनों ने एक जॉइंट वेंचर बनाया। प्लान ये था कि वॉलमार्ट अपना कैश एंड कैरी यानी कि होलसेल बिजनेस चलाएगा, जिसका नाम रखा गया बेस्ट प्राइस, और भारती इंटरप्राइजेस अपना डायरेक्ट टू कस्टमर फ्रंट एंड रिटेल स्टोर खोलेंगी और उसको सप्लाई चेन में वॉलमार्ट हेल्प करेगा। इस फ्रंट एंड स्टोर का नाम रखा गया इजी डे। 25 अप्रैल 2008 को पंजाब के लुधियाना में पहले 3 इजी डे स्टोर्स खुले। इनका कंसेप्ट बिल्कुल हिट था। ये 2500 से 4,500 स्क्वायर फीट के छोटे स्टोर्स थे, जो बिल्कुल आपके मोहल्ले के अंदर खुलते थे। इंडिया के लोग जो धूप और धूल में किराना स्टोर्स पर जाते थे, उन्हें पहली बार एसी में डिस्काउंटेड सामान मिल रहा था। देखते ही देखते 2010 से 2012 तक इजी डे ने नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में 200 से ज़्यादा स्टोर्स खोल दिए। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर फिर आई दरार। कहते हैं ना कि बिजनेस में पार्टनरशिप बहुत मुश्किल होती है। 2013 आते आते वॉलमार्ट और भारती इंटरप्राइजेस के बीच चीज़ें खराब होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट की एफडीआई पॉलिसीज़ में अनसर्टेनिटी थी और रिटेल बिजनेस में मार्जिन्स बहुत लो होते हैं और खर्चे यानी कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टाफ की सैलरी बहुत ज़्यादा। भारती इंटरप्राइजेस और वॉलमार्ट को लॉसेस होने लगे थे। अक्टूबर 2013 में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। वॉलमार्ट और भारती इंटरप्राइजेस ने अपनी 6 साल पुरानी पार्टनरशिप तोड़ दी। ये उनका ऑफिशियल डाइवोर्स था। वॉलमार्ट ने भारती इंटरप्राइजेस का 50% स्टेक होलसेल बिजनेस, जिसका नाम बेस्ट प्राइस था, उसको खरीद लिया और अपना रास्ता अलग कर लिया। और दूसरी तरफ इजी डे पूरी तरह से भारतीय रिटेल के हाथ में आ गया। सुनील भारती मित्तल को अब समझ आने लगा था कि उनका मेन बिजनेस टेलीकॉम यानी कि एयरटेल है और रिटेल बिजनेस कैश बर्न कर रहा था। उन्हें अब इस कंपनी को किसी और को बेचना था। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ पूछना चाहता हूँ। ज़रा याद करके कमेंट्स में बताना कि 2014 और 2015 के टाइम पर आप अपने घर की मंथली ग्रोसरी कहाँ से लाते थे? क्या आपके आसपास इजी डे था या बिग बाज़ार, या फिर आप अपने भरोसेमंद किराने वाले अंकल से ही सामान लेते थे? कमेंट सेक्शन में अपनी पुरानी यादें शेयर करो। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। और फिर एंट्री होती है उस आदमी की जिसे मॉडर्न इंडियन रिटेल का बाप यानी कि पियोनियर कहा जाता है, किशोर बेयानी, फ्यूचर ग्रुप और बिग बाजार के मालिक। मई 2015 में किशोर बेयानी के फ्यूचर ग्रुप ने ऑफिशियली भारतीय रिटेल यानी कि इजी डे को एक्वायर कर लिया। डील लगभग 500 करोड़ की थी। बेयानी का विजन बहुत क्लियर था। बिग बाजार बड़े मॉल्स और मेन रोड्स पर था, जहां लोग महीने में एक बार आते थे। पर बेयानी को आम आदमी के रोज़ की ज़िंदगी में घुसना था। वो इजी डे को इंडिया का नाइबरहुड स्टोर यानी कि पड़ोस की दुकान बनाना चाहते थे, जहाँ से लोग रोज़ दूध, ब्रेड और सब्जी खरीदें। इस डील से फ्यूचर ग्रुप का नॉर्थ इंडिया में बेस बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि इजी डे के ऑलरेडी 200 से ज़्यादा स्टोर्स वहाँ चल रहे थे। किशोर बेयानी एक विजनरी थे। 2017 में उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी निकाली जो देखने में मास्टर स्ट्रोक थी, पर एक्चुअली उसने कंपनी को अंदर से खोखला कर दिया। उन्होंने लॉन्च किया इजी डे क्लब। कंसेप्ट ये था, कस्टमर साल के 999 रुपये देगा मेंबरशिप के लिए और उसके बदले उसे साल भर हर बिल पर फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो 10 रुपये की मैगी हो या 1000 रुपये का आटा। उनका टारगेट था 2 करोड़ मेंबर्स बनाना। उन्हें लगा अगर लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो हमेशा इजी डे ही आएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी दोस्तों।
रिटेल बिजनेस स्पेशली ग्रोसरी में प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 3 से 5% के बीच ही होता है। अगर कंपनी आपको 10% डिस्काउंट दे रही है तो इसका मतलब वो हर प्रोडक्ट पर अपनी पॉकेट से नुकसान सह रही है। ये कैश बर्न मॉडल था। इसके अलावा एक एसी स्टोर चलाना, उसमें फ्रीजर्स रखना, स्टाफ को सैलरी देना और प्राइम लोकेशन पर भारी रेंट देना, ये सब कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि ईजी डे कभी प्रॉफिट में आया ही नहीं। एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक लॉस मेकिंग एंटिटी बनी रही और इन सबको कवर करने के लिए किशोर बयानी ने क्या किया, उन्होंने बैंक्स और इन्वेस्टर्स से कर्ज लेना शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कहानी एक डार्क टर्न लेती है। 2019 आते आते फ्यूचर ग्रुप के ऊपर लगभग 30,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज हो चुका था। उन्होंने ईजी डे, नीलगिरीज, हेरिटेज फ्रेश जैसे कई छोटे ब्रांड्स खरीद तो लिए थे पर उनको प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे थे। और फिर मार्च 2020 कोरोना लॉकडाउन, सब कुछ बंद। दोस्तों, अमेजन और फ्लिपकार्ट और लोकल किराना स्टोर्स ने तो अपना सामान डिलीवर किया, पर फ्यूचर ग्रुप का सप्लाई चेन बुरी तरह से हिट हुआ। मॉल्स बंद होने से बिग बाजार कम्प्लीटली रुक गया और ईजी डे के सेल्स खाली होने लगे क्योंकि पिछले सप्लायर्स को पेमेंट नहीं मिली थी। जब बिजनेस में सेल्स जीरो हो और रेंट और लोन का इंटरेस्ट लगातार चल रहा हो तो कंपनी का मरना तय होता है। बयानी को समझ आ गया था कि अब इस एम्पायर को बचाना उनके बस की बात नहीं है। उन्हें एक शेवियर यानी कि मसीहा चाहिए था। अगस्त 2020 में धमाका हुआ। इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने अनाउंस किया कि वो किशोर बयानी के फ्यूचर ग्रुप, जिसमें बिग बाजार और ईजी डे शामिल है, को 24,713 करोड़ में खरीदने वाले हैं। इससे क्रेडिएटर्स यानी कि बैंकर्स खुश थे कि उनका पैसा वापस मिल जाएगा। पर इस स्टोरी में एक हॉलीवुड फिल्म जैसा ट्विस्ट बचा था। अमेजन ने इस डील पर लीगल स्टे लगा दिया। अमेजन ने कहा कि उन्होंने पहले ही फ्यूचर ग्रुप की एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फ्यूचर ग्रुप उनसे पूछे बिना अपना बिजनेस रिलायंस को नहीं बेच सकता। मामला गया कोर्ट में। सिंगापुर की आर्बिट्रेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक लड़ाई चली। लगभग 1.5 साल तक कोर्ट केसेस चलते रहे। इस बीच ईजी डे और बिग बाजार स्टोर्स का रेंट नहीं जा रहा था। फ्यूचर ग्रुप के पास रेंट देने के पैसे ही नहीं थे। यहाँ रिलायंस ने एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी खेली जिसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री याद रखेगी। रिलायंस ने क्विकली उन लैंडलॉर्ड्स जिनकी जगह पर ईजी डे स्टोर्स खुले थे उनसे कांटेक्ट किया और रेंट की प्रॉपर्टीज़ अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ली। उसके बाद रिलायंस ने वही प्रॉपर्टीज़ फ्यूचर ग्रुप को सब लीज पर दे दी। जब फरवरी 2022 में फ्यूचर ग्रुप रेंट नहीं चुका पाया तो रिलायंस ने ऑफिशियली टर्मिनेशन नोटिस भेज दिए। लगभग 950 स्टोर्स, जिसमें बिग बाजार और आपके मोहल्ले का ईजी डे स्टोर भी शामिल था, उसके शटर्स रातों रात गिरा दिए गए। जब सुबह हुई तो उन स्टोर्स का कंट्रोल रिलायंस के हाथ में था। स्टाफ को रिलायंस के पेरोल पर ले लिया गया और पुराने बोर्ड्स को हटाकर वहां स्मार्ट बाजार और रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के नए चमकते हुए बोर्ड्स लगा दिए गए। और इस तरह बिना किसी ऑफिशियली डील क्लोज हुए रिलायंस ने वो स्टोर्स कैप्चर कर लिए। तो एंड-जीएसआर एंटरप्राइजेस की फैमिली, इस आम सी दिखने वाली दुकान के पीछे की खौफनाक कहानी से हमें एज एन इन्वेस्टर और बिजनेसमैन क्या सीखने को मिलता है। पहला, कैश फ्लो इज ऑक्सीजन। ईजी डे क्लब का 10% डिस्काउंट मॉडल कस्टमर के लिए अच्छा था, पर यूनिट इकोनॉमिक्स यानी प्रॉफिट पर आइटम के हिसाब से कंपनी के लिए जहर था। अगर आप हर सेल पर नुकसान खा रहे हैं तो आप स्केल नहीं कर रहे, आप बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, द ट्रैप ऑफ डेप्ट यानी कि कर्ज का जाल। फ्यूचर ग्रुप का 30,000 करोड़ का डेप्ट उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बिजनेस में इक्विटी और ऑर्गेनिक ग्रोथ बेटर है, बजाय इसके कि आप अग्रेसिव होने के चक्कर में बैंक से लोन लेकर डूब जाएं। तीसरा, व्हेन जायंट्स फाइट स्मॉल प्लेयर्स डाई। अमेजन और रिलायंस की कॉर्पोरेट वार में सबसे बड़ा नुकसान फ्यूचर ग्रुप के सप्लायर्स और शेयर होल्डर्स को हुआ। स्टॉक मार्केट में उन कंपनीज से दूर रहिए जिनका मैनेजमेंट लीगल कन्फ्लिक्ट्स में फंसा हो। दोस्तों, ईजी डे सिर्फ एक रिटेल स्टोर नहीं था, वो इस बदलते हुए नए इंडिया के रिटेल मार्केट का एक बहुत बड़ा चैप्टर था, जो शुरू तो वॉलमार्ट जैसी इंटरनेशनल सोच के साथ हुआ, पर कर्ज और कंपटीशन के तले दबकर मर गया। आपको इस मेगा कॉर्पोरेट वार और ईजी डे के डाउनफॉल का ब्रेकडाउन कैसा लगा? आगे आप किस कंपनी की डीप केस स्टडी देखना चाहते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन या माइक्रोमैक्स? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरी इस रिसर्च और फैक्ट्स ने आपको आज कुछ नया सिखाया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ठोकिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए और एंड-जीएसआर एंटरप्राइजेस को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हवा में नहीं, बैलेंस शीट्स और फैक्ट्स पर बात करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।